हेलो मित्रों, कैसे हो? सुनाइए। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और हमेशा अच्छे। तो मित्रों, जो हम डिस्कस करेंगे वीडियो में, इससे पहले आपने देखा कि हमने कुछ टर्मिनोलॉजी और पढ़ी थी वहाँ पर, जैसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस क्या है, या इसी तरह से देखें पेंटा ऑक्टा क्या है, सेप्टा क्रॉस, वो सब उसी तरह से होगी, वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। फिर हमने रेसिप्रोकल क्रॉस का देखा, फिर हमने बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, आउट क्रॉस का देखा, और मैं बता रहा था कि इन चीज़ों की जो सिग्निफिकेंस है, आउट क्रॉस का सिग्निफिकेंस कुछ भी नहीं है, ये भी हम पढ़ेंगे आगे, और जो टेस्ट क्रॉस का सिग्निफिकेंस होगा क्या होगा वो भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो मित्रों वो हमने डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो से हम स्टार्ट करते हैं मित्रों मेंडेलियन टेक्निक्स। मेंडल की टेक्निक्स वो कौन कौन सी हैं और वो क्यों अप्लाई की मेंडल, इस बात पर आते हैं। उसके बाद आते हैं फिर मित्रों हम मेंडल के जो लॉ है, जो 3 लॉ दिए मेंडल ने, एक्सपेरिमेंट करने के बाद, ऑब्जर्वेशन को ऑब्जर्व करने के बाद 3 बातें उन्होंने देखी और 3 बातें उन्होंने बताई, उन पे आते। तो मित्रों मेंडल जब अपने एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे थे तो मेंडल को चाहिए था एक्सपेरिमेंट करने के लिए, क्रॉस कराने के लिए प्योर प्लांट्स, प्योर ब्रीड चाहिए थी। प्योर ब्रीड का मतलब हर कैरेक्टर के लिए प्योर ब्रीड चाहिए थी उन्हें, जैसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराएं या डाई हाइब्रिड क्रॉस कराएं, जो भी कराएं, मतलब कैरेक्टर्स के लिए उनको चाहिए थी प्योर लाइन ब्रीड्स। प्योर लाइन ब्रीड्स जैसे एक टॉल प्लांट चाहिए, एक ड्वार्फ प्लांट चाहिए, तो टॉल जो चाहिए उन्हें प्योर चाहिए, ड्वार्फ चाहिए उन्हें प्योर चाहिए, या कोई और कैरेक्टर लेगा तो उसमें प्योर लाइंस चाहिए थे उन्हें। अब प्योर लाइंस के लिए उन्होंने मित्रों ऐसे तो था नहीं कि किसी फील्ड में पौधा है, टॉल है, ले लिया, ड्वार्फ है, ले लिया और उसके बाद क्रॉस कराया, ऐसा नहीं था। तो मित्रों ऐसा नहीं था कि उन्होंने कोई, जैसे मैंने बताया फील्ड में पौधा खड़ा था तो पौधा ले लिया टॉल, और एक पौधा था ड्वार्फ, ड्वार्फ ले लिया, क्रॉस करा दिया, ऐसा नहीं किया था। पहले उन्होंने सोचा कि पहले पौधों को प्योर किया जाए, क्योंकि मेंडल साहब को यह तो पता था जो पौधा ड्वार्फ है वो तो प्योर होगा, वो तो प्योर होगा, आगे बताऊंगा कैसे प्योर होगा, आपकी समझ में आ जाएगा। लेकिन मेंडल को ये बात भी पता थी कि जो पौधा हाइट में टॉल है वो प्योर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, वैलिड। तो इसलिए उनको क्या करना था, उनको सबसे पहले प्योर लाइंस बनाने थे। तो प्योर लाइंस बनाने के लिए उन्होंने 2 टेक्निक्स का यूज किया, एक तो किया एमस्कुलेशन, एक किया बैगिंग। अब सबसे पहले बात आती है एमस्कुलेशन क्या है, तो हम सबसे पहले आ जाते हैं एमस्कुलेशन पे। इमस्कुलेशन, इमस्कुलेशन क्या है? इमस्कुलेशन है मित्रों एक टर्म, इमस्कुलेशन क्या है? तो इमस्कुलेशन होता है जब कोई फ्लावर बाइसेक्सुअल हो, जब कोई फ्लावर बाइसेक्सुअल हो और उस बाइसेक्सुअल फ्लावर से एंथर का रिमूवल करना इन द प्रीमेच्योर स्टेज, तो वो कहलाता है एमस्कुलेशन। क्यों किया जाता है मित्रों? ये सेल्फिंग को रोकने के लिए किया जाता है, ताकि प्लांट अपने पोलन से खुद फर्टिलाइज ना हो जाए, जो मतलब खुद के पोलन अपनी खुद की पिस्टल पे ना आए, इसलिए जरूरी था सेल्फिंग को रोकने के लिए, ये जरूरी था कि क्या किया जाए, एमस्कुलेशन किया जाए, मतलब एंथर का रिमूवल किया जाए इन द प्रीमेच्योर स्टेज, ताकि हम अपने डिजायर का पोलन ग्रेन उस पौधे पर डाल सकें। इज दैट क्लियर? इसलिए उन्होंने ये टेक्निक यूज की, एमस्कुलेशन। एक बार फिर बता देता हूँ, एमस्कुलेशन का मतलब है द रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावर इन इमेच्योर स्टेज। ये भी याद रखना, इमेच्योर स्टेज में करना पड़ेगा, क्योंकि मैच्योर स्टेज में नहीं कर सकते आप। मान लीजिए मैच्योर हो गया फ्लावर, फ्लावर ने पिस्टिल भी बना दी और इधर स्टेमन भी बना दिया, ठीक है, बन गए, मैच्योर है। आपने हटा दिया एंथर को, क्या रोकने के लिए? सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए।
लेकिन आपको क्या पता कि तब तक पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर नहीं हुए थे, नहीं पता ना। इसलिए अगर इस चीज में आप कंफर्म रहना चाहते हो कि 100% है हम कि पोलन का ट्रांसफर नहीं हुआ, तो इसलिए आपको करना पड़ेगा वो रिमूवल प्रीमेच्योर स्टेज में। जब एंथर प्रीमेच्योर स्टेज में हो तब रिमूव करना पड़ेगा। तो उस चीज को हम एमेस्कुलेशन कहते हैं। ठीक है, हटा दिए, रिमूव कर दिया एंथर। उसके बाद क्या फ्लावर को ऐसे ही छोड़ दें? फ्लावर की कंडीशन ये है एमेस्कुलेशन के बाद कि उस पर पिस्टिल है, एंथर नहीं है। मतलब उस पर जो मेल पार्ट है वो हटा दिया और फीमेल पार्ट है उस फ्लावर के अंदर। अब क्या आप उसको ऐसे ही छोड़ दें उस फ्लावर को? भाई हम चाहते हैं उस पर, हमने जो रिमूव किया था एंथर को वो इसलिए किया था ताकि हम अपनी मर्जी से जो चाहे वो पोलन ग्रेन्स उस पर डालें, इसलिए तो किया था। तो एक बात बताओ, हमने रिमूव कर दिया एंथर को, ठीक है, पिस्टिल है उसके पास केवल उस फ्लावर में, तो क्या हम उस फ्लावर को ऐसे ही छोड़ दें? नहीं छोड़ सकते। क्यों? कारण है, अगर मान लीजिए हमने वो प्लांट ऐसे ही छोड़ दिया फॉर एग्जाम्पल, और हम चाहते हैं उस पर अपने डिजायर्ड पोलन डालना, तो मित्रों हमें क्या पता किसी और प्लांट का पहले नहीं आके गिरा होगा, इसमें नहीं पता ना। इसलिए जब एमेस्कुलेशन करते हैं उसके बाद ही तुरंत हम उस फ्लावर को ढकते हैं, उसकी बैगिंग करते हैं। उसको ढकना होता है किसी बैग से, पॉली बैग से ढकते हैं आप, तो पॉली बैग से ढकना होता है। तो मित्रों उसको कवर करना कहलाता है बैगिंग। ये थी दो टेक्निक्स जो मेंडल ने यूज की थी प्योर लाइन को पाने के लिए, ताकि वो प्योर लाइन ब्रीड्स पा सकें, प्योर लाइन्स पा सकें। इसलिए उन्होंने एमेस्कुलेशन और बैगिंग दो टर्म की थी। एक है बैगिंग, एक तो है एमेस्कुलेशन और दूसरी है बैगिंग। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है प्योर लाइन। तो ये मेंडल की वो टेक्निक थी जो मेंडल साहब ने प्योर लाइंस को पाने के लिए यूज किया। ठीक है, अब यहां तक हो गए। अब आते हैं हम मेंडल के लाज पर। तो मतलब उससे पहले हम बात करेंगे कि मेंडल ने जो कंक्लूजन निकाला, जो अपनी बात रखी, वो कैसे रखी। अपनी बात उन्होंने रखी, पहला आ जाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। जैसे मैं बताऊंगा, पहला लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस, डोमिनेंस। इसमें मेंडल साहब ने कहा ईच कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय ए पेयर ऑफ जीन। ईच कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय ए पेयर ऑफ जीन। द जीन which express itself in homozygous as well as heterozygous condition is called dominant gene and phenotype called dominant phenotype. समझना बात को? Each character is controlled by a pair of gene. The gene which express itself in the form of homozygous as well as heterozygous. बता चुका हूं मैं आपको होमोजाइगस क्या है, हेटेरोजाइगस क्या है। इस तरह से आप मत देखिए, बता चुके हैं पहले ही आपको कि जब जीन अपने आप को एक्सप्रेस करे होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस कंडीशन में, होमोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस करे मान लीजिए, और हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस करे अपने आप को, तो उस जीन को हम डोमिनेंट बोलेंगे। और जो ट्रेट आएगी इन दोनों कंडीशन, इसमें भी वही ट्रेट आएगा, इसमें भी वही ट्रेट आए, ट्रेट बोले तो करेक्टर, और वो करेक्टर जो इस होमोजाइगस कंडीशन में भी आ रहा है और हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी आ रहा है, अगर वही ट्रेट सेम इफेक्ट आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे डोमिनेंट ट्रेट। ये भी आपको याद रखना है, वैलिड है। तो पूरी स्टेटमेंट बोलता हूँ, उसके बाद थोड़ा समझाने पर फोकस करता हूँ। क्या बोला उन्होंने बोला ईच कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय ए पेयर ऑफ जीन। द जीन व्हिच एक्सप्रेस इटसेल्फ in homozygous as well as heterozygous condition, the gene is called dominant gene and the trait or phenotype is called dominant phenotype. And the gene which express itself in homozygous only, the gene
which express itself in homogeneous condition only is called recessive gene, and the trait is called recessive trait. Is that clear? ये मेंडल साहब ने बोला। अब ये कैसे बोला, उन्होंने कैसे पता लगा? भाई उन्होंने कुछ किया होगा, एक्सपेरिमेंट किया होगा, तभी तो इस कंक्लूजन तक पहुंचे, क्योंकि ये तो जो मैंने बोला है कंक्लूजन है उनका। तो वो कंक्लूजन तक कैसे पहुंचे थे, इस बात को आप थोड़ा समझिए, उस बात पर हम आते हैं। चलिए, तो हुआ ये था, मेंडल साहब ने प्योर लाइन तो बना ली, तो प्योर लाइन में एक पेरेंट लिया इन्होंने, पेरेंट, एक तो पेरेंट लिया टॉल और एक पेरेंट लिया डॉग। पहले अच्छा मित्रों, जब डार्विन साहब को, डार्विन नहीं, वो मेंडल साहब थे, तो मेंडल साहब उस टाइम जीन नहीं बोलते थे, वो फैक्टर बोलते थे। ये तो बात ठीक है, क्या फैक्टर बोलते थे, मतलब जो मैंने बोला था कि ईच जीन, ईच कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय पेयर ऑफ जीन, उन्होंने ये ना बोलकर एक्चुअल जो स्टेटमेंट बोली थी वो ये बोली थी कि ईच कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय पेयर ऑफ फैक्टर। लेकिन हम फैक्टर यहाँ पर नहीं बोलेंगे, क्योंकि जॉनसन साहब ने ये बताया था कि जो मेंडल साहब फैक्टर वर्ड यूज कर रहे हैं एक्चुअल में वो जीन है, तो हम जीन ही मानेंगे अब, और जीन की ही रेफरेंस में बात करेंगे। इसलिए मैंने जो स्टेटमेंट को बोला, इसलिए ऐसा बोला, द कैरेक्टर इज, ईच कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय ए पेयर ऑफ जीन, ना कि पेयर ऑफ फैक्टर। क्लियर है? तो यहाँ पर तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है आपको। पर मेंडल साहब फैक्टर बोलते थे, लेकिन जॉनसन साहब ने बता दिया कि फैक्टर नहीं है, इनको जीन, ये जीन होते हैं, तो अब हम जीन ही बोलते हैं। ठीक, तो मित्रों पेरेंट लिया मेंडल साहब ने, एक टॉप पेरेंट लिया, एक डॉग लिया। पहले थोड़ा सा आप डायग्रामेटिकली वैसे समझे जो आपको थोड़ा और फीलिंग आए। मेंडल ने दो पौधे लिए, चलो लिख तो देता ही हूँ, टॉप और डॉग। तो एक तो लिया टॉप, फीलिंग ना बस फीलिंग आनी चाहिए आपके में। अगर फीलिंग, मित्रों सीधी सी बात है, सामने वाला कुछ पढ़ा रहा है, कुछ समझा रहा है, अगर आपको फीलिंग आ रही है, आपके दिमाग में डायग्राम चल रहा है, पिक्चर चल रही है, वीडियो चल रही है, तो समझना आपको फीलिंग आ रही है। और अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं चल रहा है, सामने वाला जो बोल रहा है कुछ भी नहीं चल रहा है, ना कोई इमेज बन रही है, ना कोई वीडियो चल रही है, कुछ नहीं चल रहा है, तो समझना आपको फीलिंग नहीं आ रही है। और फीलिंग जब ना आई तो समझ लेना आपको समझ में नहीं आ रहा है। और जब जो सामने वाला बोले और आपको फीलिंग आए तो समझ लेना कि जो वो समझा रहे हैं वो समझ में आ रहा है। तो आप अपने आप ही डिसाइड कर लेना कि आपको समझ में आ रहा है या आपको नहीं आ रहा है। मतलब अगर आपको फीलिंग आ रही है तो समझ में आ रहा है, और अगर फीलिंग नहीं आ रही तो आपकी समझ में कुछ नहीं आ रहा। आप ही अब देख लेना, ठीक है। एक पौधा लिया उन्होंने टॉल, तो मित्रों पौधा थोड़ा सा मैं इस तरह से हाइपोथेटिकल अपना ले लेते हैं, कोई टेंशन नहीं, ठीक है ना। हमें कोई ये थोड़ी केवल बिल्कुल मटर का जैसा ही बनाए, हमें तो बात को समझने से मतलब है। एक हमने पौधा ले लिया जो छोटा था। अब मित्रों जो हमने ये दो पौधे लिए, मतलब हमने नहीं, मेंडल साहब ने लिए थे पहले। तो मेंडल साहब ने जब ये दो पौधे लिए, प्योर लाइन है, ये प्योर टॉल है, ये प्योर डॉग, वैलिड है। अब मित्रों इन्होंने जब इनका क्रॉस कराया एक दूसरे के साथ, तो F1 प्रोजेनी आएगी, प्रोजेनी आएगी F1 प्रोजेनी, F1 प्रोजेनी। इसके बीच में तो पेरेंट्स से डायरेक्ट प्रोजेनी नहीं आएगी, पेरेंट्स गैमेट्स भी बनाएंगे, सीधी सी बात है, गैमेट्स भी बनाएंगे। तो गैमेट्स बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे, इसके गैमेट्स बनेंगे, इसके गैमेट्स बनेंगे। गैमेट्स का जब फ्यूजन होगा तो जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। जब एम्ब्रियो जब बड़ा होगा तो पौधा बनेगा। तो उस पौधे जो बनेंगे F1 जनरेशन में, जो सीड को ग्रो करने से, जो इस गैमेट और इस गैमेट के फ्यूजन से जो जाइगोट बने थे वो एम्ब्रियो बने। जो एम्ब्रियो जब वो बने, जब वो ग्रो किए तो पौधे बने। अब जो पौधे आए इस जनरेशन में वो कहलाएंगे F1 जनरेशन। F1 जनरेशन बोले तो फर्स्ट फिलियल जनरेशन, ठीक है। तो इन्होंने क्या देखा, जब टॉल प्लांट का ड्वार्फ प्लांट के साथ क्रॉस कराया और जो F1 प्रोजेनी बनी, उस प्रोजेनी में सारे की सारे पौधे टॉल बने। कैसे बने? टॉल, सारे के सारे टॉल बने, जितने भी बन रहे थे सब टॉल बन रहे थे। कोई भी ले लो आप,
कितने भी ले उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब बॉटम लाइन ये है कि जो F1 प्रोजेनी में आ रहे थे, जो F1 प्रोजेनी में आए वो सारे की सारे प्लांट कैसे आए, टॉल, और 100% टॉल थे। मतलब F1 प्रोजेनी के 100% टॉल, 100% प्लांट टॉल थे। तो मेंडल ने देखा कि यार ये मामला है, कंक्लूजन निकालना चाहिए कि ऐसा हो क्यों रहा है। ठीक है, तो मित्रों तब मेंडल ने कंक्लूजन निकाला अपने मैथमेटिकल तरीके से, अपने मैथमेटिकल तरीके से कंक्लूजन निकाला, जो बाद में लोगों को समझाने की कोशिश की थी। लेकिन सोचिए बायोलॉजी चल रही है और बात करो मैथमेटिकल तरीके से, तो मित्रों ये तो लोगों के लिए बिल्कुल नया है, बिल्कुल नया है। बात बायोलॉजी की है और आप मैथमेटिकल तरीके से आप उस बात को प्रूव कर रहे हैं, तो कौन मानेगा बात को। इसीलिए मेंडल साहब की वो बात नहीं मानी गई थी और इसीलिए उनके काम को रिजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन मित्रों आज लोगों को नॉलेज हो चुकी है, अगर आप अपनी बात को प्रूव करना चाहते हो और आपने मैथमेटिकल तरीके से प्रूव कर दी, तो मित्रों वो बात यूनिवर्सल हो जाएगी, समझ लेना। वो बात फिर कोई थ्योरी नहीं है, पहली बात तो मान ली जाएगी 100%, और वो थ्योरी नहीं बनेगी, वो लॉ बन जाना है, 100% लॉ बन जाना है। तो मित्रों अब इससे क्या कंक्लूजन किया मेंडल साहब ने, वो देखिए। ये तो सिंपल था कि एक टॉल प्लांट लिया, एक ड्राफ्ट प्लांट लिया, F1 प्रोजेनी जब आई तो उन्होंने देखी कि सारे के सारे बंदे टॉल है, एक भी पौधा ड्राफ्ट नहीं आया। तो क्या कंक्लूजन पर पहुंचे वो, अब देखिए थोड़ा सा उन्होंने जो एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो इसका जीनोटाइप ये, इसका जीनोटाइप ये, यहां से जो गैमेट बनेगा मतलब यहां से गैमेट बना ये और यहां से बना ये गैमेट। ये मेंडल साहब ने तब बता दिया था जब मियोसिस डिस्कवर नहीं थी। सोचिए कि गैमेट बनेगा ये, यहां से गैमेट बना ये, मतलब गैमेट में एक ही एलील है। हम आएंगे उस बात पर, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन करेंगे। अभी आप तो ये समझिए कि यहाँ से गैमेट ये बना, यहाँ से ये गैमेट बना, और जब इन गैमेट का फ्यूजन हुआ तो प्लांट बना टॉल। अब देखिए अलील जीन वो भी है जो रिसेसिव ट्रेट को कंट्रोल कर रहा है, अलील या जीन वो भी है जो डोमिनेंट ट्रेट को कंट्रोल कर रहा है, टॉल को कंट्रोल कर रहा है वो भी है, रिसेसिव को जो कंट्रोल कर रहा है वो भी है। दोनों साथ आए, लेकिन उसके बाद भी इसका इफेक्ट एक्सप्रेस हो रहा है, इसका भी। बात समझ में आई? इसका एक्सप्रेशन हो रहा है इस वाले जीन का, इस जीन का नहीं हो रहा है। मतलब प्लांट तो टॉल आ रहे हैं, सीधी सी बात दिख रही है, टॉल आ रहे हैं। और मैथमेटिकल तरीके से मेंडल साहब ने ऐसे प्रूव किया, ये प्रूव करने की कोशिश की, तो उन्होंने तब कंक्लूजन दिया क्या कि जी जो जीन अपने आप को एक्सप्रेस करे इस कंडीशन में और इस कंडीशन में, होमोजाइगस कंडीशन में और हेट्रोजाइगस कंडीशन में, वो जीन कहलाएगा डोमिनेंट जीन। मतलब अब हम इस जीन को डोमिनेंट जीन कह सकते हैं, टी। मित्रों अगर आपसे यहां तक पूछा जाए, मान लीजिए ये नहीं दिया आपको, मान लीजिए ये नहीं दिया आपको, दिया टॉल प्लांट, ड्वार्फ प्लांट या कोई और प्लांट फॉर एग्जांपल, और आपसे पूछे बताओ इसमें से कौन सा फेनोटाइप, कौन सी ट्रेट डोमिनेंट है, तो मित्रों आप नहीं बता सकते, बिल्कुल नहीं बता सकते। जब तक आप F1 ना देखोगे, जब तक आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सी ट्रेट डोमिनेंट है, कौन सी रिसेसिव है। अरे भैया बात तो सिंपल सी है, दो पहलवान खड़े हैं, एक पहलवान दिखने में हल्का लग रहा है, एक पहलवान दिखने में तगड़ा लग रहा है, ठीक है। अब आपसे कोई पूछे कि बताओ कौन जीतेगा, और आप कह दो ये जीतेगा, तो ये तो गलत बात है ना मित्रों। दो लोग हैं, दो लोग रेस के लिए खड़े हैं, अब वो जीतेंगे, कौन सा जीतेगा इस बात का पता तो तब लगेगा ना जब दोनों भागेंगे। पहलवान का पता तो तब लगेगा ना जब दोनों कुश्ती लड़ेंगे, जो जीता वो डोमिनेंट, जो हारा वो रिसेसिव, सीधी सी बात है। अब आपसे पूछा कि ये टॉल है, टी टॉल है या कैपिटल स्मॉल टी टॉल है, मतलब ये जो
ड्वार्फ को कंट्रोल कर रहा है जीन वो डोमिनेंट है, या जो टॉलनेस को कंट्रोल कर रहा है वो डोमिनेंट है? तो भैया नहीं बता सकता। अगर बताना है तो हमें देखना पड़ेगा दोनों का क्रॉस करा के, और फिर F1 में हमें ये देखना पड़ेगा कि एक्सप्रेशन हो किसका रहा है। जिसका हो रहा है एक्सप्रेशन वो डोमिनेंट होगा, जिसका एक्सप्रेशन नहीं हो रहा वो रिसेसिव होगा, सीधी सी बात है। क्लियर है? तो जी देखिए, यहां से मित्रों बनाया ये गैमीट, यहां से बनाया ये गैमीट, दोनों गैमीट आपस में मिले तो फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बना, सीड बना, और सीड ग्रो किया तो देखा तो सारे जो आए F1 में वो सारे प्लांट टॉल आए। तो मेंडल ने वहां से कंक्लूजन निकाला कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हर एक करेक्टर को कंट्रोल दो जीन कर रहे हैं एक्चुअल में, और जो जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, चाहे वो होमोजाइगस में प्रेजेंट हो चाहे वो हेटेरोजाइगस में प्रेजेंट हो, वो जीन वो डोमिनेंट कहलाएगा। वो जीन डोमिनेंट है इसलिए वो एक्सप्रेस कर रहा है। और जो जीन केवल अपने आप को केवल और केवल होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस कर रहा है वो जीन कहलाएगा रिसेसिव। क्योंकि देखिए जो ये वाला जीन है हेटेरोजाइगस में प्रेजेंट है, लेकिन क्या एक्सप्रेस कर पा रहा है? नहीं ना। केवल कब एक्सप्रेस कर पा रहा है? जब ये प्रेजेंट है होमोजाइगस कंडीशन में, तब इसका इफेक्ट आ रहा है, इसका एक्सप्रेशन आ रहा है, और इसका एक्सप्रेशन है पौधे को ड्वार्फ करना, बैलेंस, तब ये आ रहा है। तो ये कैसा कहलाएगा? रिसेसिव जीन। कैपिटल टी एक्सप्रेशन दोनों में दे रहा है। जब ये होमोजाइगस कंडीशन में तब भी देखिए टॉल को कंट्रोल कर रहा है, और जब हेटेरोजाइगस कंडीशन में तब भी तो पौधे कैसे आए थे मित्रों? टॉल, सीधी सी बात है, टॉल आए थे, टॉल, और 100% टॉल थे, एक भी नहीं था, सारे के सारे F1 में टॉल आए। तो इससे मित्रों ये प्रूफ हो जाता है कि जो मेंडल साहब ने बात कही वो बिल्कुल ठीक थी। और क्या बात थी उनकी पहले लॉ में बात ये थी कि ईच कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय ए पेयर ऑफ जीन, द जीन which express itself in homozygous as well as heterozygous condition is called dominant gene, and the trait controlled by this gene is called dominant trait. And अब दूसरी बात इसी में है जो कही, the gene which express itself in only homozygous condition is called recessive gene, and the trait controlled by this gene is called रिसेसिव ट्रेट। तो मित्रों मुझे लगता है आपके अब ये क्लियर हो गया होगा। लेकिन नेट के अंदर आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि व्हाट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। नीट में पूछा जा सकता है कि डोमिनेंस क्या है, और ऑप्शन दे देंगे, ऑप्शन में दे देंगे, तीनों लॉ दे देंगे, ठीक है ना। एक ऑप्शन नन ऑफ दीज लिख देंगे या कोई कॉम्बिनेशन बना देंगे। ये नीट में चलता है, नेट में नहीं चलता। नेट में तो आएगा क्या, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल आएगा, न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मित्रों, में न्यूमेरिकल भी आपको कराना है। देखिए तो मित्रों ये तो हो गया लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब मित्रों इसके बाद लॉ ऑफ डोमिनेंस हो गया, अब आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये क्या है? तो ये मित्रों लॉ ऑफ डोमिनेंस का ही एक्सटेंशन है, इस तरह से समझिए। ये लॉ ऑफ डोमिनेंस का ही एक्सटेंशन है। वो कैसे, ये समझिए। मेंडल ने जब एक टॉल प्लांट लिया था प्योर और एक ड्रॉप लिया था, तो F1 में सारे के सारे कैसे आए थे? टॉल, 100% कैसे थे? टॉल, बैलेंस, मतलब ये था, इसका जीनोटाइप ये होगा,
सारे के सारे प्लांट थे टॉल। फिर मेंडल ने क्या किया, F1 प्रोजेनी से एक प्लांट लिया, उसकी सेल्फिंग कराई। क्या कराई? सेल्फिंग। तो प्लांट लेंगे तो प्लांट का जीनोटाइप ये होगा, तो इसकी सेल्फिंग या इसी के जैसे के साथ क्रॉस कराना, वो भी सेल्फिंग कहलाता है। या तो खुद के पोलन ग्रेन खुद की पिस्टल पर आए, ये भी सेल्फिंग है। और मित्रों, या उस जीनोटाइप के प्लांट के साथ वही जीनोटाइप के प्लांट का अगर पोलन ग्रेन आता है तो वो भी सेल्फिंग है। तो सेल्फिंग का मतलब ही ये होता है, इसका इसी के साथ ही करा दिया। तो मित्रों, यहां से जो गैमीट बनेगा, अब गैमीट बनेंगे यहां से दो, ये F1 जनरेशन है, मैंने जैसे लिखा हुआ है। तो यहां से गैमीट्स बनेंगे और यहां से भी गैमेट्स बनेंगे। गैमेट्स का होगा मित्रों रैंडम फ्यूजन। ये लेकिन ये मेंडल ने बाद में बताया। पहले तो क्या देखा मेंडल ने देखा कि यार हमने टॉल का करा ले ड्वार्फ के साथ, प्रोजेनी सारी टॉल आ रही, मामला समझ में नहीं आ रहा। फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करते रहे, दिमाग दौड़ाते रहे, तो उनके मामला समझ में आया, मैथमेटिकल तरीके से अपने तरीके से निकाल लिया, उन्हें आंसर मिल गया और स्टेटमेंट जारी कर दी, लॉ ऑफ डोमिनेंस जो मैंने बताया। अब उन्होंने क्या किया, F1 के बंदे लिए या एक बंदा लिया, उसकी सेल्फिंग कराई और सेल्फिंग कराने के बाद जो F2 प्रोजेनी आएगी, अब जो मतलब ये प्रोजेनी आएगी इसके बाद वो F2 आएगी, बोर्ड बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, कोई बात नहीं। ये F2 प्रोजेनी है, ये वाली जो आई है ये F2 प्रोजेनी है, ठीक है। इसकी बात में करते हैं, पहले आप सिंपल तरीके से। तो उन्होंने F1 प्रोजेनी ली, उसकी सेल्फिंग कराई। सेल्फिंग का मतलब मैंने बता दिया मित्रों की, सेल्फिंग का मतलब है अपने पोलन ग्रेन अपनी पिस्टल पे डालना फ्लावर के अंदर, या सेम जीनोटाइप के पोलन ग्रेन सेम जीनोटाइप वाली पिस्टल पे डालना, वैलिड, वो सेल्फिंग होता है। फिर F2 जनरेशन बनी, मतलब फर्टिलाइजेशन, जब पॉलिनेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, सीड बना, फिर सीड ग्रो किया, पौधा बना अगली जनरेशन में, तो वो जनरेशन F2 जनरेशन कहलाई। अब मित्रों यहाँ पर मेंडल ने क्या देखा, वो बड़ा चमत्कार था। मेंडल ने देखा कि यार यहाँ पर जो आ रहा है वो तो 75% तो पौधे आ रहे हैं टॉल और 25% आ रहे हैं ड्वार्फ। उन्होंने देखा कि 75% तो आ रहे टॉल और 25% जो ड्वार्फ थे वो भी आ रहे हैं, जो कि F1 में आया ही नहीं था, F2 में आया है। जबकि F2 के लिए जो हमने पौधे लिए हैं वो तो टॉल लिए हैं, ये भी टॉल, ये भी टॉल। उसने कहा यार बड़ा फंडा है, जब मैं ले रहा हूं टॉल प्लांट के साथ ड्वार्फ प्लांट, प्योर टॉल के साथ जब मैं प्योर ड्वार्फ ले रहा हूं, F1 में एक भी ड्वार्फ नहीं आ रहा, ठीक है। और जब टॉल आए F1 में, उनकी जब सेल्फिंग करा रहा हूं, तो जिसको आना था F1 में वो F1 में ना आकर वो F2 में आ रहा है। मतलब इनकी जब क्रॉस कराए तो ये भी टॉल, ये भी टॉल, इनका जो सेल्फिंग कराया, इनका जो क्रॉस कराया, F2 जनरेशन बनी, तो देखा 75% टॉल, 25% ड्वार्फ। ये तो ये जो चीज मैं समझा रहा हूँ ना, ये तो मेंडल ने बाद में करके देखा था, पहले तो ऑब्जर्व किया, पहले तो वो खुद सरप्राइज हुआ था इस बात को देखकर। तो ठीक है, उसने देखा कि यार 75% टॉल है, 25% ड्वार्फ है, ये क्या लॉजिक। तो मित्रों उस पर उसने काम करना स्टार्ट किया। फिर उसने अपना मैथमेटिक्स दौड़ाया, जब मैथमेटिक्स दौड़ाया तो उसकी समझ में आया, क्या समझ में आया, ये समझ में आया। जब ये समझ में आया तो उसने फिर एक स्टेटमेंट जारी की। उसने कहा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एक ला दिया और उन्होंने कहा, क्या कहा उसने, उन्होंने कहा ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस alleles get separate during gametogenesis, alleles get separate, so gametes are pure and they fuse randomly,
रैंडमली का मतलब समझिए मित्रों। रैंडमली का मतलब ये है भाई, पहले तो ये कहा कि जो गैमेट्स हैं वो अलग हो गए, ये और ये एलील जो है गैमेट्स से बने, गैमेटोजेनेसिस हुई तो दोनों एलील अलग हो गए, सेपरेट हो गए, कर दिया, इसके भी कर दिया। अब जो गैमेट्स बने, गैमेट्स तो प्योर है, तो देखिए ये भी प्योर है, ये भी प्योर है, हाइब्रिड तो नहीं है ना, प्योर है। गैमेट्स बन गए और इन गैमेट्स ने आपस में रैंडम फ्यूजन किया। ये बोला कि ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस alleles get separate and form gamete. These gametes are pure and they fuse randomly. ये कारण है जिसकी वजह से जो F2 जनरेशन बनी उसमें 75% टॉल आ रहे हैं और 25% ड्रॉप आ रहे हैं। ये हुआ। अगर मित्रों हम मेंडल की किसी भी बात का वायलेशन करते हैं, किसी भी बात को नहीं मानते, तो मित्रों रिजल्ट आएगा नहीं, क्योंकि ये तो बात सत्य थी कि भाई F1 में तो 100% टॉल आ रहे थे और F2 में आ रहे थे 75% टॉल और 25% ड्रॉप। ये तो दिख रहा था, इसमें कोई शक नहीं है। अब ये क्यों दिख रहा था, इसका कारण बताया मेंडल साहब ने कि वो इस वजह से दिख रहा है कि ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस एलील्स गेट सेपरेट एंड गैमेट्स आर प्योर। और जब गैमेट्स बन जाते हैं तो ये गैमेट्स आपस में रैंडमली फ्यूज कर सकते हैं, मतलब रैंडमली फ्यूज करते हैं, मतलब ये गैमेट इसके साथ भी फ्यूज कर सकता है, इसके साथ भी फ्यूज कर सकता है। देयर इज नो बाउंडेशन, कोई बाउंडेशन नहीं है। ये गैमेट इसके साथ भी कर सकता है, इसके साथ भी कर सकता है। रैंडम फ्यूजन है, सिलेक्टिव नहीं है, रैंडम है। इस वजह से ही 75% टॉल आ रहे हैं और 25% ड्रॉप आ रहे हैं F2 जनरेशन। ठीक है। अब मित्रों हम किसी भी बात को अगर मेंडल की का वायलेशन करते हैं, वायलेशन मतलब हम नहीं मानते कि मेंडल साहब झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, तो मित्रों आप देखोगे जो रेशो आ रहा था वो आएगा नहीं। देखो कैसे भाई, आप क्या हो कि हम नहीं मानते गुरुजी, मेंडल साहब सही कह रहे थे इसमें, हम तो नहीं मान रहे। मत मानो भाई, देख लेते हैं कि मेंडल सही कह रहा था कि नहीं कह रहा था। लेकिन ये बात तो पक्का थी कि 75% टॉल आ रहे थे और 25% ड्रॉप आ रहे हैं। ये तो मानना पड़ेगा कि ये तो दिख रहा है, आ रहे हैं। ठीक है। अब ये किस वजह से आ रहे हैं, मेंडल ने अपने तरीके से बात बताई, मैथमेटिकल तरीके से। हम कह रहे हैं कि हम नहीं मानते उसकी बात को, मत मानो। तो उसने दो बात बोली, एक तो ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस गैमेट्स गेट सेपरेट, हम कहते जी नहीं होते, झूठ बोल रहा है मेंडल। ठीक है, नहीं करते, मान लीजिए। उसने कहा गैमेट अलग होते हैं, हम कहते नहीं होते। ठीक है, नहीं होते तो हम एक में दोनों को कर देते, कर दिया वैलिड। उसके बाद सीधी सी बात फर्टिलाइजेशन होगा। तो प्लांट ग्रोथ डोमिनेंस के हिसाब से क्या होना चाहिए था, टॉप, और सारे के सारे प्लांट का जो रोटेट होगा तो सारे के सारे कैसे होने चाहिए, 100% टॉप, 100%। लेकिन सच्चाई ये नहीं थी 100%। आ क्या रहा था, 75% टॉप, 25% ड्रॉप। तो हमें लगता है कि मेंडल साहब की वो बात मान लेना ही ठीक है, जो मेंडल साहब कह रहे थे कि गैमेट्स ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस एलील्स गेट सेपरेट। ये तो बात मानते हो, ठीक है जी, ये बात हमने मान लेते हैं कि मेंडल साहब ने वो बात तो ठीक बोल दी। ठीक है जी, हमने मान ली, चलो मजबूर हैं, क्या करें मेंडल साहब ने। अब हमारी बात तो गलत हो गई कि हमने तो ये कहा कि मेंडल साहब ने बोला जो, हमने एक में करके देखा तो ये रिजल्ट आया ही नहीं। आया नहीं तो किसकी बात सही, मेंडल। ठीक, तो इतना हम मेंडल साहब की बात मान लेते हैं, लो जी मान ली। लेकिन मेंडल साहब ने दूसरी बात एक और बोली, वो ये बोली कि वो रैंडम फ्यूज करते हैं, हम नहीं मानते इस बात। मान लो हम नहीं मानते, यही कह रहे हैं ना, क्योंकि मेंडल ने ये बोला था रैंडम फ्यूजन होता है तब आता है रिजल्ट, और हम कह रहे नहीं बकवास कर रहे हैं मेंडल साहब, ऐसा नहीं होगा। देखो तो वो सिलेक्टिव करते हैं, इसका सिलेक्ट, इसका इसके साथ कराएं और इसका इसके साथ कराएं। सिलेक्टिव का मतलब है किसी सिलेक्टिव के साथ। अगर ऐसा होता तो 50% टॉल आना था, 50% ड्रॉप आना था। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये आ रहे थे? नहीं आ रहे थे, ये भी क्लियर है।
अब मित्रों चलो हम ये मान लेते हैं कि ऐसा नहीं है, दूसरा मान लेते हैं, अगर ये मान लो इसके साथ करें स्मॉल के साथ और ये इसके साथ करें, इस तरह का सिलेक्टेड करा लें अगर हम, तो भी सारे 100% कैसे आ रहे हैं, टॉल लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से। लेकिन क्या ये आ रहे हैं 100% टॉल, जो भी हमने अपनी कंडीशन रखकर देखी, क्या वो मिला जो आ रहे थे? नहीं ना, क्योंकि आ तो ये रहे थे, वास्तविकता तो ये है जो आ रहे थे वो 75% टॉल आ रहे थे, 25% ड्रॉप आ रहे थे। मतलब रेशो क्या आ रहा था, 3/4 टॉल का और 1/4 ड्रॉप का। मतलब उनका जब फ्यूजन हुआ रैंडम, अब रैंडम फ्यूजन करा, ठीक है, 75% टॉल आ रहे थे, 25% ड्रॉप आ रहे थे, या इस हिसाब से बात कर लो कि 3:1 का रेशो आ रहा था। देखिए रैंडम फ्यूजन कराओ, ये इसके साथ भी कर सकता है, ये इसके साथ भी कर सकता है, ये इसके साथ भी, इसके साथ भी। ठीक है, तो मित्रों देखिए टॉल कितने होंगे प्लांट, टॉल वाले जिनका फिनोटाइप टॉल हो, जो लंबे हैं 3, ड्वार्फ कितना होगा 1। तो फिनोटिपिक रेशो क्या हो जाएगा यहाँ, फिनोटिपिक रेशो, फिनोटिपिक रेशो का मतलब है कैरेक्टर को लेकर फिनोटाइप कैसा होगा। फिनोटाइप हमें दिख रहा है 75% टॉल और 25% ड्वार्फ, तो रेशो हो गया 3:1 का। मित्रों फिर मैं बता देता हूँ एक बात, ये रेशो है, ये नंबर नहीं है, ये प्रोपोर्शन है, नंबर नहीं है, ये परसेंटेज है, नंबर नहीं है। कभी सोचो कि जी 4 पौधे बने थे, 4 में से 3 आए और ये आए, नंबर नहीं है, प्रोपोर्शन है। चाहे पौधे कितने भी बने, 4000 बने हो, 4 लाख बने हो, 4 करोड़ बने हो, उनमें से जो टॉल थे और ड्वार्फ थे उनका रेशो 3:1 का था। या परसेंटेज की मैं बात करूं तो 75% उनमें टॉल थे, 25% ड्वार्फ थे। वैलिड के याद, प्रोपोर्शन है, रेशो है, परसेंटेज है, नॉट द नंबर। ठीक, फिनोटाइपिक रेशो याद है। अब जीनोटाइपिक की बात करते हैं। जीनोटाइपिक का मतलब है जीनोटाइप के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर। तो प्योर टॉल ये है, ये तो मित्रों हाइब्रिड टॉल है ना, हाइब्रिड टॉल और प्योर ड्वार्फ के, तो रेशो क्या आ गया 1:2:1। तो जीनोटाइपिक रेशो आ गया मित्रों यहाँ, रेशो आ गया 1:2:1। अब मित्रों कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, केवल और केवल ये ही चीज आपके दिमाग में रहनी चाहिए, केवल और केवल। प्रॉब्लम कुछ भी हो, कैसी भी हो, घुमा फिराएगा, प्रॉब्लम बदलता रहेगा, लेकिन ये आपको चीजें दिमाग में रहे कि जो F1 होता है, F1 में 100% टॉल प्लांट आते हैं, या कोई करेक्टर जब आएगा F1 में, टॉल तो ये करेक्टर है, टॉलनेस तो करेक्टर है, हम कोई भी करेक्टर को लेकर करा सकते हैं, जरूरी थोड़ी हाइट को लेकर कराएं, सातों में से कोई भी करेक्टर को लेकर कराएं। और दूसरी बात, एक बात और समझना, अगर हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ डोमिनेंस को प्रूव करना चाहते हैं तो हम एक करेक्टर को भी लेकर, केवल एक करेक्टर को लेकर भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहो गुरुजी हम क्या 2 करेक्टर को लेकर नहीं कर सकते, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कर सकते हैं, करो, लेकिन उसमें समझाने के लिए आसान होता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस को लेकर कराने में होता तो सब में ही है, कितने भी कैरेक्टर ले लो सब में लगेगा लॉ ऑफ डोमिनेंस, सबके लिए लगेगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सारे लॉ सबके लिए हैं, वैलिड। लेकिन इसलिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया। जब हम करेंगे इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट का मतलब है वो बताएंगे मेंडल साहब कि एक करेक्टर दूसरे करेक्टर से इंडिपेंडेंट है, तो 2 करेक्टर की बात हो रही है तो कम से कम तो 2 करेक्टर लेने पड़ेंगे वहाँ। और जब 2 करेक्टर को लेकर क्रॉस कराया जाता है मित्रों, उस क्रॉस को हम डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं, ये याद रखना, ठीक है।
तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से चल जाएगा काम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को प्रूव करने में, लॉ ऑफ डोमिनेंस को प्रूव करने में। लेकिन जब हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट की बात करेंगे तब वहां मोनोहाइब्रिड से काम नहीं चलेगा, वहां चलेगा कम से कम डाईहाइब्रिड क्रॉस कराना पड़ेगा। डाईहाइब्रिड से ऊपर करा लो कितना मर्जी है आपकी, कम से कम कराना पड़ेगा। लेकिन इन लॉज को प्रूव करने के लिए कम से कम हम मोनोहाइब्रिड लेंगे। लॉ ऑफ डोमिनेंस को अब एक से नीचे क्या होगा यार, एक तो लेना ही पड़ेगा करेक्टर, एक से नीचे थोड़ी होगा। तो डाईहाइब्रिड में क्या होगा, उसमें लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट में क्या होगा, हम दो करेक्टर की बात कर रहे हैं, हम उसमें मेंडल ने बताया कि एक करेक्टर दूसरे से इंडिपेंडेंट है। अब दूसरे करेक्टर से इंडिपेंडेंट है मतलब दो करेक्टर की बात, और दो करेक्टर की बात है, दो कम से कम लेने पड़ेंगे। इज दैट क्लियर? हाँ, ये आएगा। तो मित्रों यहाँ से न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो मेरे हिसाब से एनफ है फॉर टुडे इन दिस वीडियो। तो बाकी न्यूमेरिकल्स की जो प्रॉब्लम है मित्रों वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। दो लॉ आपके हो चुके हैं। एक चीज हमेशा याद रखना, ये रेशियो रूल है कि F1 में 100% जो भी करेक्टर होगा आएगा, डोमिनेंट वाला वो 100% आएगा, सब में होगा, वो करेक्टर सब में होगा, जैसे टॉल सब में था। तो F1 में जब हम किन्हीं दो प्योर लाइंस को क्रॉस कराएंगे और F1 बनेगा तो वो करेक्टर जो होगा F1 में वो सब में होगा, 100% में होगा। और जब हम उसकी सेल्फिंग करेंगे F2 के लिए, तो जब उस करेक्टर का रेशो आएगा F2 में तो वो आएगा 3:1 के रेशो। इस रेशो में 3:1 के रेशो, और जो जीनोटिपिक रेशो आएगा वो 1:2:1 के रेशो में आएगा। ये बातें याद रखेंगे मित्रों। फिर आपको बता देता हूँ, हम न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट वीडियो से, और न्यूमेरिकल करते टाइम केवल और केवल हमें एग्जामिनर के हिसाब से सोचना है। हमें सिर्फ वही करना है जो वो बोल रहा है, अपनी तरफ से ना कुछ ऐड करना है, ना कुछ डिलीट करना है, ना कुछ सोचना है। इज दैट क्लियर? ठीक है मित्रों, तब तक के लिए गुड बाय, ओके बाय।